हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसीह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। तो ये पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 2 का। पार्ट 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। चैप्टर 1 भी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। प्लीज़ गो थ्रू इट एंड वन थिंग मोर आई विल एडवाइस यू, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 2.11, दैट इज़ मनी। मनी आपको पता ही है क्या होता है। आपको बेसिकली ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, जिससे आप कोई भी गुड खरीद सकते हैं, कोई भी सर्विस ले सकते हैं विद एक्सचेंज ऑफ मनी। आप मनी दीजिए, आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाती है। तो मनी अपने आप में इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो आपका मनी से ही होता है। ठीक है, गुड्स मार्केट में, भले हम फैक्टर मार्केट में देख लें, तो जो भी फ्लो ऑफ आपके गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं, फैक्टर सर्विसेज हो रही हैं, वो सारी किससे हो रही हैं? वो मनी से ही पॉसिबल हो पा रही हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो नहीं होगी, और जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो नहीं होगी तो क्या होगा? आपको प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो इससे पूरी इकोनॉमी जो है हैम्पर कर सकती है। इसलिए कितना ज़्यादा मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। पहले हमारा बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में आपको पता है कि गुड्स फॉर गुड्स होता था। इसे सी मार्केट भी बोलते थे। कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, मतलब अगर आपके पास बैल है तो आप उसे बेसिकली किसी चीज़, कपड़े से आप उसे क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपका चावल है तो आप उसे दाल के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब आपको जो पसंद है दूसरे का गुड, और दूसरे को आपका गुड पसंद है, तो चेंज हो जाता था। ठीक है, जिसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी बोलते थे, कि मतलब जो आपको पसंद है वो दूसरे के पास होना चाहिए, जो दूसरे के पास है वो आपको, जो दूसरे को पसंद है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ बड़ी प्रॉब्लम करती थी, उससे हमारा जो ट्रेड है प्रॉपर नहीं हो पाता था। लेकिन जब से मनी इंट्रोड्यूस हुआ, जब से चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डू इंट्रोड्यूस द मनी, राइट, उसके बाद कॉइन्स वगैरह, गोल्ड कॉइन्स वगैरह वो सब आए। उसके बाद फिर हमारी करेंसी आई। फिर अब तो आप पता है यूपीआई वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह, कितने मनी के भी कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। उससे हमारा जो है ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है। ट्रेड इंक्रीज़ होने का मतलब है कंजप्शन बढ़ना। कंजप्शन बढ़ने का मतलब है डिमांड बढ़ना। डिमांड बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ना। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है हमारी इकोनॉमी को और जो है मजबूती मिलना। ठीक है, तो मनी इसलिए अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता है पहले हमारा क्या होता था, जो होता है एक्सचेंज फॉर गुड्स होते थे। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम होता था। उससे पहले, सबसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, मतलब हम डायरेक्टली कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी हम एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन उससे बड़ी दिक्कत रही, उससे बड़े हमारी जो है इकोनॉमी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड रहती थी, है ना। उससे कोई एक मतलब जो है प्रॉब्लम रहती थी कि मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसके साथ अंडर, तो आपको पता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स आई, जिसमें हम करेंसी को यूज़ करते हैं, पेपर मनी को यूज़ करते हैं, या पेपर को, ये बेसिकली हम मनी को यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या हुआ, हमारे जो एक्सचेंज है वो बहुत ईजिली होने लग गए। और जब ईजिली होने लग गए तो हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो बढ़ गए, एंड विच मेड द इकोनॉमी मोर स्ट्रॉन्गर। तो क्रॉथर कहते हैं कि मनी की डेफिनेशन ऑफ मनी को डिफाइन तो करना जरूरी है। मनी कहता है कि जो जनरली एक्सेप्टेबल है और जो एक्सचेंज के काम आता है, एट द सेम टाइम उसको आप मेजर भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो। तो ये हमारी बेसिकली क्रॉथर की डेफिनेशन है। और अगर हम डेफिनेशंस पढ़ना चाहें तो और भी अलग अलग इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन दी है, लेकिन ये मोस्ट सुटेबल कह सकते हैं कि कोई भी आप जो बेसिकली जनरली एक्सेप्टेबल है और उसे एक्सचेंज करने के काम आता है, एट द सेम टाइम उसे आप स्टोर भी कर सकते हो, उसे आप मेजर भी कर सकते हो, आप उसे स्टोर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके जो अगर 10 लाख रुपए हैं, 5 साल बाद भी 10 लाख ही रहेंगे, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब है ये जनरली एक्सेप्टेबल है, कोई इसको मना नहीं कर सकता है, राइट। अगर जैसे मान लो इंडिया में इंडियन करेंसी यूज़ होगी, तो इंडिया में इंडियन करेंसी को कोई भी मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि ये सेल्स और परचेस इससे हमारे बहुत ईजी हो गए कि ठीक है। अब करेंसी होती क्या? करेंसी आपको पता है नोट्स होते हैं, पेपर नोट्स होते हैं, और एक डिपॉजिट मनी होता है। डिपॉजिट मनी जो पेपर करेंसी है, जो करेंसी आप कह सकते हो जो आपके वॉलेट्स में होता है, घर में जो कैश के रूप में पड़ा होता है आपका, दैट इज करेंसी। डिपॉजिट मनी जो आपका ही पैसा बेसिकली बैंकों में होता है, दैट इज कॉल्ड द डिपॉजिट मनी। ठीक है, डिपॉजिट मनी और बैंक मनी रिफर्स टू द डिपॉजिट हेल्ड विद द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच चेक्स कैन बी ड्रॉन। उससे आप चेक्स से निकाल सकते हैं, भले आप उसे अपने पासबुक से निकालिए, भले एटीएम से निकालिए, जैसे भी निकालिए। चेक्स जो है वाइडली यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने चेक्स का एग्जांपल दिया है। तो बेसिकली ये हमारी करेंसी होती है। करेंसी जो हमारी है, जो मनी है, वो दो जगह में डिवाइड होता है, करेंसी और डिपॉजिट मनी या बैंक मनी। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है आपका इनकम। ठीक है, इनकम क्या होता है? देखो, इनकम की एक टेक्निकल डेफिनेशन है। इनकम कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द फ्लो ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल और ऑल द पीपल इन द इकोनॉमिक सिस्टम। तो कहने का मतलब है कि जब आपका इनकम कैसे होती है, कि जब आप क्या करते हो, अपनी जो है
फैक्टर सर्विस, जो फैक्टर सर्विसेज मतलब जो अगर मैं मान लो स्कूल में काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूँ स्कूल को, ठीक है। अब स्कूल क्या मुझे देगा, उसके रिटर्न में मुझे पैसा देगा, ठीक है, मुझे क्या देगा, पेमेंट करेगा या मुझे सैलरी देगा, ठीक है। तो वो होती है हमारी इनकम। कि मतलब जब आप कहीं ना कहीं जाके इंगेज करते हो, अपनी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, उसके रिस्पॉन्स में जो आपको, भले वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो, जब उनको पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड द इनकम। सो इन द मॉडर्न मोनेटाइज्ड इकोनॉमीज इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन द मनी टर्म। तो हम जो इनकम को है मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपकी 50,000 पर मंथ सैलरी है, किसी की 40,000 है, किसी की 1 लाख है, डिपेंड ऑन क्या स्टेटस है उसका, क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो सबकी मनी इनकम जो है अलग अलग होती है। क्लियर हो गया। सो बट इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स बाय द स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर पीपल सेल देयर फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ कहीं पे तो मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल कर रहा हूँ और उसके रिस्पॉन्स में मुझे मनी मिलता है, जैसे हम मनी इनकम बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, जैसे अब वो मुझे वेजेस भी मिल सकता है, रेंट भी मिल सकता है, इंटरेस्ट भी मिल सकता है, और मेरा प्रॉफिट भी होता है। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड, उसे क्या मिलेगा, बेसिकली मनी फॉर्म में प्रॉफिट मिलेगा। कहने का मतलब है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बेसिकली आप कह सकते हो कि जो पीपल होता है वो पीपल्स होते हैं अपने फैक्टर सर्विसेज को सेल करते हैं टू फर्म्स में। जैसे मैंने बोला कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। मतलब मैं एक फैक्टर हूँ, है ना, मैं लेबर हूँ। क्योंकि देखो फैक्टर कौन से हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो ये अब अगर अपनी 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 सर्विसेज सेल करेंगे, अगर लेबर अपने को सेल करे, यहाँ सेल करने का मतलब है कि काम करेगा, तो उसे क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी या सैलरी मिलेगी लेबर को, ठीक है। सॉरी, पहले लैंड है, चलो पहले अब लेबर ले लेते हैं, वैसे लैंड लिया जाता है, कोई बात नहीं, पहले हम लेबर मान लेते हैं। दूसरा है लैंड, लेट सपोज, ठीक है। अगर अपनी फैक्टर सर्विसेज कर रहा है तो उसे रेंट मिलता है, मतलब लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, आपको पता है। कैपिटल को क्या मिलता है, आपको पता है, इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल अगर आप कोई पैसा किसी को दे रहे हैं तो आपको ब्याज मिलेगा। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये हो गए हमारे बेसिकली आपके फैक्टर इनकम्स, ये होती है, इन्हें बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। और ये हमारे जो होते हैं ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो जब फैक्टर्स प्रोडक्शंस अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं तो उन्हें फैक्टर्स इनकम बोलती है, फैक्टर्स इनकम बोलते हैं। मतलब ये कोई जब चार चीज़ें जब भी प्रोडक्शन में लगेंगी तो इनको जो इनकम मिलेगी वो होती है हमारी फैक्टर इनकम। भले वो अब जो है लेबर है उसे वेजेस या सैलरी मिलेगी, लैंड को रेंट मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा और प्रॉफिट को, और जो ओनर होगा उसको प्रॉफिट मिलेगा। सो फैक्टर इनकम इज अ इनकम अर्नड बाय द इंडिविजुअल लार्जली बाय सेलिंग हिज फैक्टर इनकम टू द फर्म्स। जैसे वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट्स आर द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ फैक्टर इनकम। तो मैंने फैक्टर इनकम ऑलरेडी बता दिया क्या होता है। फैक्टर इनकम जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर वो अपनी फैक्टर सर्विसेज को सेल करते हैं उसके रिस्पॉन्स में उन्हें फैक्टर इनकम मिलती है, दैट इज कॉल्ड द बेसिकली फैक्टर इनकम्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। So same implies to the economy as a whole. All the firms in the economy produce goods and services. तो ये चीज़ सारी इकोनॉमी में फिर फॉलो होती है। सारी जो फर्म्स हैं वो क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को बनाती हैं, उसको बोलते हैं नेशंस आउटपुट। नेशंस आउटपुट मतलब जब सारे कंपनीज की, सारे फैक्ट्रीज की, सारे बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट्स की हम प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी में, तो वो हमारा नेशंस आउटपुट हो जाता है, ठीक है। सो प्रोडक्शन रिक्वायर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुज ओनर्स आर पेड ऑफ फैक्टर। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको क्या है, फैक्टर सर्विसेज अगर वो देते हैं तो फैक्टर इनकम उनको मिलती है। सो इट जनरेट्स, उसके बाद हमारी नेशनल इनकम निकल के आती है। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जब सबका प्रोडक्शन हम ऐड कर देंगे, सबका जितना भी प्रोडक्शन हमारी कंट्री में ऐड हुआ है तो वो हमारा नेशनल इनकम हो जाती है। इसी को बेसिकली जीडीपी बोलते हैं। आपने सुना होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहने का मतलब है नेशनल इनकम ही है हमारी, नेशनल इनकम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारी कैसे निकल के आती है, जब हम सबके टोटल प्रोडक्शन को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी क्या होती है, बेसिकली नेशनल इनकम होती है। तो ये नेशनल इनकम कैसे डिफाइन होती है, आपको पता है, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे रेसिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे होने वाली इनकम को अगर हम ऐड कर दें, फाइनल इनकम को ऐड कर दें, ठीक है, इंटरमीडिएट इनकम ऐड नहीं करेंगे, हम फाइनल इनकम ऐड करेंगे। फाइनल मतलब है जो उन्हें फाइनली मिल रही है, या फाइनली जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या है, पूरे देश की इनकम जो है हमारी निकल आएगी एक पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे पहले इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन ये मॉनेटरी टर्म्स में होता है। जैसे हम जीडीपी को डिफाइन करते हैं कि इंडिया की इस समय जीडीपी कितनी बोली जा रही है, 3.7 ट्रिलियन। मैं रीसेंट डाटा बता रहा हूँ, 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। तो आपने अपनी जो नेशनल इनकम को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, भले वो डॉलर्स में करो, रुपीज़ में करो, किसी भी करेंसी में करो, वो अलग चीज़ है, बट आप उसे किसी भी मनी के टर्म्स में बेसिकली आप करेंगे। दूसरी बात है
सेकेंडली नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ, ये फाइनल गुड्स और वैल्यू की फाइनल की सर्विस होती है। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए एक पार्ले जी बिस्किट है, ये भी प्रोडक्शन है ना, पार्ले का एक बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ है, तो इसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है, 10 रुपये। तो हम यहाँ पे 10 रुपये सिर्फ इंक्लूड कर देंगे एक बार में, हमने 10 रुपये इंक्लूड कर लिए। हम इसमें ऐसे इंक्लूड नहीं करेंगे कि 2 रुपये का आटा ले लिया, 2 रुपये का हमने क्या ले लिया, चीनी ले ली, 2 रुपये का हमने कुछ ले लिया जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, और भी जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं इसकी पैकेजिंग, ऐसे नहीं हम इंक्लूड करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, हम इसकी फाइनल वैल्यू लेंगे, क्योंकि फाइनल वैल्यू में सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर हम ये वैल्यू भी ले लेंगे, ये वैल्यू भी ले लेंगे, तो 20 रुपये हो जाएगा, मैनिपुलेटिव हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो सिर्फ 10 रुपये की प्रोड्यूस हुई है। तो इसलिए हम फाइनल वैल्यू लेते हैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जैसे पार्ले जी बिस्किट्स में, बिस्किट को फाइनल बनने में कितनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो जितनी भी चीज़ें लगती हैं एक बिस्किट बनाने में, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी वैल्यू को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। थर्डली नेशनल इनकम हमारा क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है। नेशनल इनकम बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि ये गुड हमने इन लोगों को बेचा, ये सर्विस उसको बेचेगा, तभी तो उसे इनकम मिलेगी, था ना। बेसिकली फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना, तभी हमारा क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन हमारे कंट्री में निकलेगा। तो जो भी हमारा बेसिकली फ्लो कंसेप्ट है, ये हमारा फ्लो कंसेप्ट है, और इसे हम मेजर कैसे करते हैं, हम उसे एस्टिमेट करते हैं 1 ईयर में। हमारा 1 फाइनेंशियल ईयर चलता है, आपको पता है, अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक, इसके बीच में जितना भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसकी फाइनल वैल्यू को इंक्लूड करता है, वो हमारे देश की क्या होती है, बेसिकली हमारी नेशनल इनकम होती है। जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, 2021 का मान लो ये है हमारा डाटा, ठीक है, इतने करोड़ जो है, लाख करोड़ जो भी हैं, इतने जो है वैल्यू के, इतनी ये जो वैल्यू है, इतने करोड़ बेसिकली एस्टिमेट की गई है हमारी नेशनल इनकम। कहने का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के इस साल के बीच में जितना भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है उसकी हम फाइनल वैल्यू ले लेंगे, वो हमारी बेसिकली क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम या जीडीपी हो जाएगी, ठीक है। वी यूज़ द अनदर नेशनल इनकम एग्रीगेट जीडीपी, ठीक है, हम जीडीपी भी यूज़ करते हैं। जीडीपी का कहने का मतलब है जब हम फाइनल वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं, बेसिकली ये चीज़ आप क्लास 12th में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको फिलहाल के लिए बस इतना थोड़ा थोड़ा इसके एक अकॉर्डिंग ही क्लास 11th के पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12th आपको प्रॉपर नेशनल इनकम एक चैप्टर होता है, पूरा यूनिट है, आपको बता दूँ, जिसमें आपके पूरे फॉर्मूलेस आप सीखेंगे अच्छे से। तो फिलहाल के लिए इसको जीडीपी की यहाँ पे आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी प्लस एनएफआई। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये क्या है, बेसिकली जीडीपी होती है जो हमारे देश के अंदर हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारी जीडीपी होती है। एनएफआई होता है जब हमारे देश के लोग हमारे बाहर काम कर रहे होते हैं, हमारे इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, वहाँ से कमा के जो है पैसा इंडिया में भेजते हैं, उसे बोलते हैं एनएफआई है, ठीक है, एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो भी क्योंकि हमारे लोग काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे देश की इनकम ही मानी गई है, तो जब वो ऐड हमारी कंट्री में आती है तो उसको हम जीडीपी में ऐड कर देते हैं, वो हमारी नेशनल इनकम बन जाती है, ठीक है। बाकी डीपली से आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, फिलहाल की आप इतना पढ़ना, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए जीडीपी की और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज पर कैपिटा इनकम, जिसे एवरेज भी इनकम बोलते हैं। बहुत सिंपल है, जब हमारे पूरे देश की इनकम आप पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दोगे तो सिंगल बंदे की आ जाएगी जो कि ₹91,000 है। लेकिन अब अभी जो करेक्ट आपको डाटा बता दूं, इस समय $2,200 है, मतलब एक साल में एक बंदा हमारे देश में $2,200 के आसपास कमाता है, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। ये हमारी पर कैपिटा इनकम या इसे एवरेज इनकम भी बोलते हैं। उसके बाद सेविंग क्या होती है, जब एक पार्ट ऑफ इनकम है, इनकम का एक पार्ट है जो आप सेव करते हो, आप कंजप्शन नहीं करते हो, बेसिकली उसको बचा लेते हो, उसे बोलते हैं आप सेविंग बोलते हैं, ठीक है। तो सेविंग आपके बहुत काम आती है, आगे आपके एजुकेशन में काम आएगी, आपके ओल्ड एज में काम आएगी, ठीक है। ये सब आपकी जो है हाउस होल्ड्स भी करते हैं सेविंग, बिजनेस भी सेविंग करते हैं, गवर्नमेंट भी सेविंग करती है। तो सबको, अगर आप लोग कर रहे हो तो पर्सनल सेविंग है, अगर कोई कंपनी कर रही है तो बिजनेस सेविंग है, अगर गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट सेविंग है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स हो गए सेविंग के, क्लियर हो गया। नेक्स्ट दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगेन वेरी सिंपल, कि जब आप कोई भी क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप कोई भी मशीनरी जब खरीदते हो, आप कोई भी बेसिकली किसी को पैसा उधार देते हो, या कोई आप एसेट्स खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, ये मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, ये सारी हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे आप एक ही बार खरीदते हो, जैसे आपने एक लैंड खरीद ली, आपने टूल्स एंड मशीनरी खरीद ली, बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद ली, बड़े है ना, टूल्स खरीद लिए, इक्विपमेंट्स खरीद लिए, ये हमारा जो होता है फिक्स्ड होते हैं। और उसके बाद होता है एक इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउसिंग एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, जैसे आपके जो ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, आपके पावर हो गया, इस पे जो ये खर्चे होते हैं वो हमारे होते हैं, दैट इज रेसिडेंशियल एंड द नॉन रेसिडेंशियल, ठीक है। तो रेसिडेंशियल हाउस
बेसिकली लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, इसलिए बेसिकली ये सब हमारा क्या है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट माना जाता है, कंजप्शन नहीं माना जाता है। भले कोई आम इंसान अगर इंडिविजुअल भी अगर एक घर खरीद रहा है तो वो कंजप्शन में नहीं होगा, वो उसका इन्वेस्टमेंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रेसिडेंशियल हाउस इज ऑलवेज कम्स इन द इन्वेस्टमेंट। ब्रिड रोड्स ब्रिजेस ये सब तो है ही हैं, प्लस अगर आप घर भी खरीदो, अपना घर भी खरीदो, अपने रहने के लिए भी खरीद रहे हो, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट माना जाता है। फिर आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ स्टॉक्स यहाँ पे वो शेयर मार्केट नहीं है, यहाँ कहने का मतलब है जैसे जो गुड रॉ मटेरियल जो आप खरीद रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो भी आपका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ही होता है, क्योंकि फाइनली उसका फाइनल गुड बनेंगे और उससे आपको कुछ ना कुछ इनकम होगी। तो सम टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, रेसिडेंशियल। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब इन सबको ऐड कर दोगे आप, बिजनेस इन्वेस्टमेंट को, पर्सनल इन्वेस्टमेंट को, रेसिडेंशियल हाउसिंग जो हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है, इन सबको ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। डेप्रीसिएशन आपको पता है कि हर इसकी वैल्यू कम होती रहती है, हर साल आपने अकाउंट्स में अच्छे से पढ़ाई है। नेक्स्ट है वेल्थ। वेल्थ क्या होता है, स्टॉक ऑफ एसेट्स होते हैं। जैसे मान लो इस समय मेरे पास एक कार है, इस समय मेरे पास एक घर है, इस समय मेरे पास एक बाइक है, तो जो भी मेरे पास है उसकी जो वैल्यू है बेसिकली वो हमारी वेल्थ होती है, ठीक है। तो वैल्यू जो है स्टॉक ऑफ एसेट्स होते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी, इसके सबकी यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब सेटिस्फेक्शन, ऐसा नहीं कि उसका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। जब यूटिलिटी नहीं है तो मतलब वो प्रोडक्शन ही नहीं माना जाता है ना। स्कैरसिटी, वो लिमिटेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि इट शुड बी लिमिटेड टू सप्लाई। ट्रांसफरेबिलिटी से इजीली ट्रांसफर कर सको आप। एक्सचेंज वैल्यू उसकी होनी चाहिए, अगर आप उसे कोई बेचना चाहो तो उसकी एक्सचेंज कर पाओ उसको, है ना। तो ये चीज़ें उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल की पर्सनल, अगर आप इंडिविजुअल वेल्थ की बात करेंगे तो एक इंडिविजुअल के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होगी आप उसे बोलेंगे वो उसकी वेल्थ है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज, आप देखो, अब ये है डिफरेंट वेज ऑफ, अब वेल्थ को कैसे होल्ड कर सकते हो आप। बैंक में भी होल्ड कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, पेपर मनी, करेंसी, चेक में रख सकते हो। वेल्थ कैन भी, अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स खरीद सकते हो, है ना, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो, ये सारे आपके बेसिकली वेल्थ ही होती है, ठीक है। आपको एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दैट इज़ वेलफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारी इकोनॉमी फाइनली काम किसके लिए कर रही है, वेलफेयर लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए। वेल्थ के लिए तो काम कर रही है, वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है ना। वेल्थ एंड वेलफेयर हमने स्टार्टिंग दोनों पढ़ा था कि हमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, है ना। तो ये हमारे की ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, तो ये सारी चीज़ों से हमारी जो है क्या होती है, हमारी जो है वेलफेयर कम होती है। तो हमें अपने वेलफेयर इंक्रीज़ करनी है, तो हमें एनवायरनमेंट, फैमिली रिलेशन, फ्रीडम, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हमें जो है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर की डेफिनेशन पिगू ने दी है कि इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर दैट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड इन द मनी टर्म्स। तो इसे आप मनी टर्म्स से मेजर कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इन अदर वर्ड्स वेलफेयर कैन बी अफेक्टेड, अगर आपका किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। इकोनॉमिक वेलफेयर कहने का मतलब है जब आपका वेलफेयर इकोनॉमिक टर्म्स में होता है, पैसे के टर्म्स में होता है, तो उसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, पर कैपिटा इनकम, आउटपुट, आपका कंजप्शन, इन सब चीज़ों से आपका इकोनॉमिक वेलफेयर पता लग जाता है। एक होता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, जैसे आपको फ्रीडम है ना, आपको लाइसेंस इजीली मिल जा रहे हैं, आपको गाड़ी चलाने के लाइसेंस है, आपको कोई भी लाइसेंस इजीली मिल जाता है, वुमेन्स को इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, राइट्स नहीं हो रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो ये सारे नॉन इकोनॉमिक आपके वेलफेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सोशल वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर टोटल वेलफेयर होता है, कि आपका सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि टोटल वेलफेयर इट इज़ डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ हैप्पीनेस, जितने भी आपके हैप्पीनेस है उसको आप टोटल कर दें सारे इंडिविजुअल्स की, ठीक है, क्योंकि सोशल में सब, अगर सबकी हैप्पीनेस को ऐड कर दें तो वो हमारी सोशल वेलफेयर हो जाएगा, मतलब हर किसी का इंडिविजुअल वेलफेयर ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सोशल वेलफेयर हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वेलफेयर में हमारा दोनों इंक्लूड होता है, हमारा इकोनॉमिक भी इंक्लूड होता है, नॉन इकोनॉमिक भी इंक्लूड होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कोई भी जो बिजनेस चलता है या कोई भी देश की इकोनॉमी कभी भी ऐसे नहीं जाती है ना, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती है। तो मैं आपको वेरी सिंपल, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो उसे प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, अगर आप बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे हो तो उसे बोलते हैं पीक, मतलब आप बिल्कुल पीक पे हो, मतलब इकोनॉमी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जब उसके नीचे गिरने लगते हो तो ये रिसेशन होता है, आपका रिसेशन हो जाता है। और जब आप यहाँ पे फॉल करते हो, यहाँ पे बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे आते हो, डिप्रेशन होता है। उसका फिर रिकवरी स्टार्ट होती है ना, रिकवरी स्टार्ट होती है, फिर पीक पे पहुँचते हो, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर से आपकी रिकवरी होती है, फिर आप एक पीक पे पहुँचते हो, ये चलता रहता है, ये टाइम लाइन चलती रहती है। अब आपको मैं बता दूं कि ये लाइन, ये जो ये है वो
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम हो रही है ऐसे, तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कोई करेगा, क्योंकि एकदम इंक्रीज कर रहा है एकदम नीचे गिर जा रहा है, एकदम इंक्रीज कर रहा है एकदम इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है। तो अगर ये साइकिल अगर थोड़ी सी ऐसे चलती है ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको, पीक में टाइम होगा यहाँ पे, अगर नीचे भी गिर रही है तो काफ़ी आराम से गिर रही है। डिप्रेशन अगर हाँ डिप्रेशन थोड़ा अगर कम है, कम टाइम के लिए रहे तो ज़्यादा बेटर है ना। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक वो मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। तो बिजनेस साइकिल थोड़ी इस टाइप की होनी चाहिए, है ना, मतलब एकदम इंक्रीज डिक्रीज ही नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी के लिए। तो रिसेशन रिकवरी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कोई भी बिजनेस साइकिल है, कोई भी इकोनॉमी है, इस फॉर्म में चलती रहती है। नेक्स्ट है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड होता है पूरे देश की टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई होता है पूरे देश की टोटल सप्लाई। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं हमारे इकोनॉमी में, उसे बोलते हैं स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम हो गया हमारे इकोनॉमी में, स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जब बराबर हो जाती है, क्लियर हो गया। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हमारी इकोनॉमी में होता है C+I+G, CIG। कैसे याद रखेंगे, DIG एक पोस्ट होती है पुलिस में, D के का C कर देंगे तो CIG। कंजप्शन मतलब पूरे देश की डिमांड कैसे निकल के आएगी, कि जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं उसे C से डिनोट किया जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो बिजनेस लोग, जो बिजनेस फर्म्स हैं वो भी तो डिमांड करते हैं, ऐसे गवर्नमेंट भी डिमांड करती है, G, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया C+I+G, ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया। देखो वैसे फॉर्मूला इसका होता है C+I+G+X-M, X मतलब एक्सपोर्ट और M मतलब इंपोर्ट, लेकिन ये हमारा होता है ओपन इकोनॉमी में। ओपन इकोनॉमी जब हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, अगर हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगी तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हो जाएगा C+I+G। तो यहाँ पे इन्होंने क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जांपल ले रखा, ध्यान रखना ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। अगर यहाँ पे ओपन इकोनॉमी होती तो +X-M भी यहाँ पे आ जाता। तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, टोटल डिमांड होती है, टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आ रही है हमारी इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड। क्लियर हो गया, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो एग्रीगेट, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच आर बायर्स इन द इकोनॉमी डिजायर टू परचेज डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द इकोनॉमी, कि उसके कि हमारे देश की इनकम लेवल कितनी है, उस हिसाब से जो हमारी डिमांड आती है पूरे कंट्री की, उसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, जिससे हम ये टोटल निकाल सकते हैं। C मतलब हाउस होल्ड की डिमांड, I मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब C, देखो C का मतलब होता है कंजप्शन, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, G का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट भी तो खर्चे करती है, गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। तो तीनों एंटिटीज़ को ऐड कर देंगे तो हमारी जो डिमांड आ जाएगी, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा क्लोज्ड इकोनॉमी में। यहाँ पे सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो ओपन इकोनॉमी का आपका सिलेबस में नहीं है, तो CIG याद रखिएगा। और एग्रीगेट से सप्लाई होता है आपकी जो टोटल सप्लाई कोई भी जो फर्म कर रही है हमारे कंट्री में, वो हमारी होती है टोटल सप्लाई। इसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब क्लास 12th के टॉपिक्स हैं, ये पूरा क्लास 12th में आप प्रॉपर, इसका भी एक यूनिट है जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप बस ब्रीफ में आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे रीड करना है। कुछ बेसिक एंटिटीज़ होती हैं हमारी इकोनॉमी में, आपको वही पता होना चाहिए, जैसे हाउस होल्ड, ठीक है। जैसे क्या आपका हाउस होल्ड एक एंटिटी है, ठीक है। हम लोग इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो होता है हमारा हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरा है हमारा दैट इज़ फर्म्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, तो वो भी एक एंटिटी माना जाता है इकोनॉमी में, ठीक है। अब फर्म का रोल क्या है आपको अच्छे से पता है, गवर्नमेंट का रोल आपको पता ही क्या होता है। गवर्नमेंट भी ऐसा बिजनेस भी काम करती है, गवर्नमेंट ऐसा सोशल वेलफेयर भी काम करती है, तो गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। 3 इंपॉर्टेंट हमारे वेरिएबल्स हैं। चौथा एक और होता है दैट इज़ योर NFIA, एंड लास्ट दैट इज स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। हमारा स्टॉक क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हो, जैसे आपका पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, तो वो हमारा स्टॉक वेरिएबल हो गया। जब उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक जगह टाइम से दूसरे टाइम तक नापते हो, वो हमारा क्या हो गया, फ्लो वेरिएबल हो गया। जैसे आपका नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।